दोस्तों, सुखोई 57 के ट्विन सीट वेरिएंट के टैक्सी ट्रायल्स चल रहे हैं। ये इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ी डील हो सकती है। आपको अगर याद होगा, कई सालों पहले तक हमारा FGFA प्रोग्राम हुआ करता था, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम इंडिया रशिया के साथ कर रहा था और वो हमने बीच में एग्जिट इसलिए कर दिया था क्योंकि हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी थी सामने, जो थी ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन, इंडिया स्पेसिफिक एवियोनिक्स, एक डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मिशन कंप्यूटर एक्सेस, कस्टमाइज EW इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह। रशिया ने उस टाइम पर सिंगल सीट वेरिएंट पर फोकस करा और हमें ज़्यादा एक्सेस नहीं दी। और अब सडनली रशिया अनवील करता है ट्विन सीट Su-57 एग्जैक्टली तभी जब चाइना ऑपरेट कर रहा है J-20 और J-20S। पाकिस्तान भी इसी टाइम पर रिसीव कर रहा है J-35। इंडिया अभी वेट कर रहा है अपने आमका के लिए और इंडिया के पास अभी 0 ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर्स हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो टाइमिंग है जब रशिया ने सुखोई 57 के ट्विन सीट को अनवील करा है, ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है। रशिया ऑलमोस्ट एक प्लेट में परोस के इंडिया को अपना सुखोई 57 ऑफर कर रहा है, समथिंग दैट वी हैड ऑलरेडी आस्क्ड रशिया अबाउट 10 to 15 ईयर्स बैक। तो इस वीडियो में डीप जाने से पहले मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं कि ये एक नॉर्मल कोई ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका एक पर्पस बिल्ड बैटलफील्ड रोल है। ये एयरक्राफ्ट एक ड्रोन कमांडर या मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के लीड एयरक्राफ्ट जैसा काम करेगा। ये ट्विन सीटर सुखोई 57 का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। हमने एकदम सिमिलर डॉक्ट्रिन चाइना की J-20S में भी देखा है। अगर आपको याद होगा, US का जो NGAD इकोसिस्टम है वो भी एकदम सेम डॉक्ट्रिन पर काम करता है। इस मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के अंतर्गत जो विजो का रोल होता है, मतलब जिसे वेपन सिस्टम ऑफिसर कहते हैं, वो एक्चुअली में जो ड्रोन स्वार्म्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, जो स्ट्राइक पैकेज का पूरा मैनेजमेंट है या डिकॉय का डिप्लॉयमेंट है, ये सारे काम जो हैं ये विजो के पास आ जाएगा। और उस विजो या फिर हम ड्रोन ऑपरेटर बोल रहे हैं, उनके लिए जो पीछे वाली कॉकपिट लगाई गई है, अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि जो कॉकपिट है उसे काफ़ी एनलार्ज कर दिया गया है। टैंडम कॉकपिट है और जो पीछे वाला कॉकपिट है वो थोड़ी सी हाइट पे है, जैसा हमारे सुखोई 30 में है, एकदम वैसे ही। तो जो फॉरवर्ड फ्यूजलाज है उसे काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया गया है। ये कन्फर्म्ड है कि जो कॉकपिट के पीछे वाला एयरक्राफ्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कॉकपिट वाले एरिया को एनलार्ज किया गया है, एक पीछे की सीट बिठाई गई है और इससे होगा ये कि जो फ्यूल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इनफैक्ट हर एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट उसका जब ट्विन सीटर वेरिएंट बनता है, चाहे मिराज 2000 का आप देख लो या आप तेजस का देख लो, तो फ्यूल कैपेसिटी में एक थोड़ा सा डिक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट एक थोड़ा सा शिफ्ट तो आएगा। अभी अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये बताया है कि जो इंडिया का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42 सैंक्शन है, लेकिन ऑपरेशनल रफली 29 के अराउंड है। एक तरफ इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डिप हो रही है और दूसरी तरफ जो चाइना का थ्रेट मैट्रिक्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि वो 300 प्लस J-20 या J-20S फाइटर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के पास भी J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी आ रहा है। यहाँ हमारे पास जो आमका का प्रोग्राम है वो काफ़ी डिले हो रहा है, मतलब अभी हम लोग प्रोटोटाइपिंग स्टेज पर भी नहीं पहुँचे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप देखोगे तो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का गैप हमारे इंडियन एयरफोर्स में एग्जिस्ट करता है आज की डेट पे, क्योंकि हमारे नेबर्स के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, हमारे पास नहीं है, और ऊपर से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी डिप्लीट हो रही है। तो अगर आप रशियन डिफेंस मीडिया को फॉलो करते हो तो आप उनके सारे मीडिया आउटलेट्स में ये देखोगे कि वो ये बता रहे हैं कि जो सुखोई 57 का जो ट्विन सीट वेरिएंट का प्रपोजल है ये पूरा इंडिया फोकस्ड प्रपोजल है। ये एक्सपोर्ट पुश जा रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी सुखोई 30 MKI ऑपरेट करते हैं, पार्शियली उसी की जो असेंबली लाइन है उसे हम यूज़ करके इसे बना सकते हैं। जो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो इसे एक लो हैंगिंग फ्रूट बना देता है वो है सोर्स कोड का एक्सेस। आपको याद होगा, फ्रांस ने हमें रफाल का सोर्स कोड का एक्सेस देने को मना कर दिया था। तो सोर्स कोड का एक्सेस मिल रहा है, लोकल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी मिल रही है, इंडियन सब सिस्टम्स का इंटीग्रेशन भी इसमें हो सकता है, और क्योंकि फुल TOT मिल रहा है तो एक डीपर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी इसके साथ बैठेगा। पॉसिबली जो वीरूपक्षा रेडार है हम वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस लेवल का इंटीग्रेशन तो आज की डेट में आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा। जो मैंने आपको पहली बात बताई, एग्जिस्टिंग सुखोई 30 MKI की जो लाइन है नासिक में, इस पर ये पार्शियली बन सकता है। लेकिन एक और डेवलपमेंट इसके साथ ये भी है कि जो आमका का जो प्रोडक्शन है वो HAL नहीं करेगी, वो प्राइवेट पार्टनर्स करेंगे। तो सुखोई 57 के केस में ऐसा हो सकता है कि शायद HAL जो है वो एयरफ्रेम की मेन असेंबली करे और जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं जैसे टाटा हो गया, L&T हो गया, महिंद्रा एरोस्पेस या अडानी डिफेंस हो गए, ये लोग शायद सब सिस्टम्स का इंटीग्रेशन करें या पार्शियली फ्यूजलाज का मैन्युफैक्चर करें और HAL जो फाइनल असेंबली है वो रोल आउट करें। इन सारी चीज़ों से हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये मिलेगा कि हम आमका के डिप्लॉयमेंट से पहले एक फास्टर इंडक्शन कर सकते हैं।
हमारे यहाँ जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का गैप है हम उसे ब्रिज कर सकते हैं। लेकिन सारी पिक्चर इतनी ईजी नहीं होती, इसके साथ काफ़ी रिस्क भी अटैच्ड हैं। अगर हम रशिया के साथ एक इतना बड़ा डील साइन करते हैं तो जो मेरे को ऐसा लगता है ये जो काटसा का डेंजर है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन का रिस्क, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। और हम लोग अभी काफ़ी यूएस के स्ट्रैटेजिक एसेट्स यूज़ करते हैं, जैसे C-17 ग्लोबमास्टर हो गया, P-8I एयरक्राफ्ट हो गया, अपना C-130 हो गया, शिनूक एयरक्राफ्ट हो गए। हमारी काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी बन चुकी है यूएस के ऊपर। तो अगर हम मॉस्को से ये डील साइन करते हैं तो शायद काटसा का डेंजर बन सकता है। दूसरा कंसर्न तो सप्लायर की एंड से ही है। रशिया में सप्लाई चेन के कंसर्न्स हैं, तो कंपोनेंट शॉर्टेज की पॉसिबिलिटी आ जाती है। जो AL-51 सुखोई 57 का इंजन है उसकी मैच्योरिटी क्या है वो भी अभी क्लियर नहीं है। और एट दी एंड आप अगर सुखोई 57 लेते हैं तो ये पूरी तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो 0.1 से 0.5 के आसपास का है। तो इसकी जो स्टेल्थ की फिलॉसफी है वो एक एक्टिव स्टेल्थ की फिलॉसफी है, किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लो कि ये कोई टोटल फुल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें हम मान भी लें तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने Su-57 ले लिया और इसके बाद जो आमका का प्रोग्राम है वो बंद हो गया। ये हम टेम्परेरी स्टेल्थ ब्रिज के नाम पे सुखोई 57 ले लेंगे, कहीं इससे ये ना हो कि हमारी परमानेंट डिपेंडेंसी बन जाए इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, ये कुछ सवाल हैं, कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं जो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और इंडियन एयरफोर्स को देखने पड़ेंगे कि हम अभी इसे खरीदें या आमका का वेट करें। शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल सर्वाइवल वर्सेस लॉन्ग टर्म एरोस्पेस इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों देखते हैं ये स्टोरी आगे कैसे अनफोल्ड होती है। रशिया का मैसेज क्लियर है कि हमने आपके लिए एयरक्राफ्ट बना दिया है, हमने आपको सारे पॉसिबल ऑप्शंस दे दिए हैं। अब इंडिया के ऊपर है कि हम ये एयरक्राफ्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।